नमस्कार, देश विदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बरखा पली। बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और प्रदेश की उन तमाम और बड़ी और जरूरी खबरों पर जो आज दिन भर सुर्खियों में रही। कभी नक्सल, हिंसा और दहशत की पहचान रहा बस्तर अब बदलती तस्वीर की नई मिसाल बनता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय, देखिए खास रिपोर्ट। तो देखिए, बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉर्वे दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नॉर्वे में हैं, जहां तीसरे भारत नॉर्डन शिखर सम्मेलन में ग्रीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और निवेश को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18-19 मई 2026 को नॉर्वे की आधिकारिक यात्रा पर रहे। ये पिछले 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला नॉर्वे दौरा था। अपनी इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान उन्होंने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास कहर स्टोर से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में मंगलवार को तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। नॉर्डिक शिखर सम्मेलन यानी 5 देशों की बैठक से ये साफ हो गया कि भारत और यूरोपीय देशों के बीच ट्रेड और रिश्तों का नया रास्ता बनता दिख रहा है। आज जब नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ये बड़ी बैठक हुई तो कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पहले उन चेहरों को देख लीजिए जो इस बैठक में शामिल थे। डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और मल्टीलेटरिज्म के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता हमें नेचुरल पार्टनर्स बनाती है और टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी में हमारी शेयर्ड प्रायोरिटीज हमारे संबंधों को अवसरों से भर देती है। इसलिए 8 वर्ष पहले हमने नॉर्डिक देशों के साथ अपने संबंधों को ऊर्जा और गति देने के लिए इस फॉर्मेट का गठन किया। फ्रेंड्स, मुझे बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में हमने अपने संबंधों में विशेष प्रगति की है। 10 वर्षों में हमारा बायलैटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। ये सम्मेलन ऐसे समय पर हुआ जब दुनिया संकट में है। दुनिया तेजी से बदल रही है, चारों तरफ ऊर्जा संकट है। रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, ट्रंप का टैरिफ भी है और ईरान अमेरिका युद्ध, यानी सबने मिलकर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर डाला है। ऐसे में नॉर्डिक देशों के साथ भारत के इन रिश्तों को बेहद अहम माना जा रहा है। 43 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का नॉर्वे के दौरे ने भारत के यूरोपीय देशों में पकड़ को और मजबूत कर दिया है। क्लाइमेट चेंज को लेकर संकल्प, ऊर्जा सुरक्षा में एक दूसरे के साथ भू राजनीतिक मुद्दों पर सहयोग, ग्रीन टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी में सहयोग। भारत इन देशों को फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, टेक्सटाइल। नॉर्डिक देशों के साथ भारत का मौजूदा व्यापार धीरे धीरे काफी बड़ा हो रहा है। इन देशों की कई कंपनियां भारत में बड़ा निवेश कर रही हैं, जिनमें फिनलैंड की नोकिया, स्वीडन की वॉल्वो और एकिया बड़े नाम हैं। पीएम मोदी ने नॉर्वे के व्यापारिक नेताओं और निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने विनिर्माण और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अवसरों को उजागर किया। ये दौरा प्रधानमंत्री की 5 देशों की यूरोपीय यात्रा का चौथा चरण था, जिसमें उन्होंने कई अन्य नॉर्डिक देशों के नेताओं के साथ बैठकें भी की। के दौरे पर पहुंचे हैं। 2 दिवसीय यूपी दौरे के दौरान राहुल गांधी रायबरेली और अमेठी में कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। तो आखिर इस दौरान किन कार्यक्रमों में शामिल हुए राहुल गांधी, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव 2024 में जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के बीच आए। राहुल गांधी 19 और 20 मई को 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं, जहां वे रायबरेली और अमेठी में कई स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। साल 2024 का चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी का रायबरेली का ये चौथा दौरा है। राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर रायबरेली और अमेठी दोनों ही जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है। रायबरेली के बाद राहुल गांधी का
कल अमेठी जनता दरबार लगाएंगे। साथ ही राही ब्लॉक के लोधवरिया में वीरांगना भीरा पासी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। आखिर राहुल गांधी ने रायबरेली के दौरे में किन किन कार्यक्रमों में शिरकत की, आइए आपको बताते हैं। राहुल गांधी मंगलवार सुबह अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे। उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत चुरुआ मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करके की। इसके बाद वे बछरावा विधानसभा के ठकुराइन खेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित बारात घर का उद्घाटन किया और जनता को संबोधित किया। उन्होंने बछरावा क्षेत्र में ग्राम विकास संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और स्थानीय लोगों से सीधे बातचीत की। इसके बाद लालगंज पहुंचकर उन्होंने महिला संवाद कार्यक्रम के तहत महिलाओं से बातचीत की। बता दें कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीन से मजबूत करने में जुटे हैं, क्योंकि पिछली बार राहुल गांधी को अमेठी से हार का सामना करना पड़ा था। इसी हार से सबक लेते हुए राहुल गांधी अब जनता के बीच अपनी पकड़ को दोबारा मजबूत करने के लिए जनता दरबार, महिला संवाद और ग्राम विकास संवाद जैसे कार्यक्रमों से सीधे आम लोगों से जुड़ रहे हैं। कभी नक्सल हिंसा और दहशत की पहचान रहा बस्तर अब बदलती तस्वीर की नई मिसाल बनता दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि बस्तर में अब भय का नहीं बल्कि विकास और विश्वास का माहौल है। तो आखिर बैठक में किन मुद्दों पर मंथन हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। बस्तर की जनता में उत्साह, विश्वास और भविष्य के प्रति आश्वस्तता का वातावरण सर्वदूर नजर आता है। भय का माहौल, बंदूकों के साये में जीवन जीने का औथार आज समाप्त होकर एक मुक्त सांस पूरा बस्तर ले रहा है। दशकों तक नक्सल हिंसा और भय की पहचान रहे बस्तर की तस्वीर अब तेजी से बदल रही है। कभी बंदूक और दहशत के साए में जीने को मजबूर ये इलाका अब विकास, विश्वास और नई उम्मीदों की राह पर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान इस बदले हुए बस्तर की तस्वीर पेश करते हुए कहा कि अब यहाँ आजादी का नया सूर्योदय हो चुका है। लोगों के बीच भरोसे का माहौल बना है और नक्सलवाद का प्रभाव लगभग समाप्त हो चुका है। अमित शाह ने कहा कि बस्तर अब डर से नहीं बल्कि विकास और खुशहाली से पहचाना जाएगा। नक्सलवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई में सुरक्षा बलों की भूमिका को सबसे अहम बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जवानों के सर्वोच्च बलिदान की बदौलत आज बस्तर में शांति और विकास का नया दौर शुरू हुआ है। बस्तर के सभी नागरिकों को भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अब भय से जीने की जरूरत नहीं है। यहां नया सूर्योदय हो चुका है। भले आजादी के इतने साल बाद ही अब विकास का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। यहां के आदिवासी युवा और महिला विश्वास के साथ आगे बढ़े। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ है। इस क्षेत्र में रोजगारी लाना और हर ट्राइबल को छोटे छोटे काम के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी ये डेरा बनेगा। महिलाओं का आजीविका का साधन भी वहीं होगा। वहां सिलाई प्रशिक्षण, ढेकी चावल, इमली प्रोसेसिंग की इकाइयां जैसी कई सारी चीजों के लिए कौशल से युक्त आदिवासी माता बहनों को कराया जाएगा। अब विकास की भागीदारी महिलाओं की भी होगी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी ने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में कभी पूरी गंभीरता से सहयोग नहीं किया और अगर पहले सख्त कदम उठाए गए होते तो बस्तर की तस्वीर काफी पहले बदल सकती थी। अमित शाह ने जगदलपुर में पहली बार आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस अहम बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। बैठक में राज्यों के विकास के साथ साथ कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपराध और माफिया नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के नए आंकड़े जारी किए हैं। सरकार के मुताबिक मार्च 2017 से अब तक राज्य में 17,000 से ज्यादा पुलिस एनकाउंटर हुए हैं।
तो आखिर क्या कहते हैं यूपी पुलिस के ये बड़े आंकड़े, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां कभी माफियाओं, गैंगवार और बदमाशों का खौफ लोगों के सिर चढ़कर बोलता था, लेकिन योगी राज में अब तस्वीर बदल चुकी है, क्योंकि कभी माफियाओं के दबदबे और अपराध के खौफ से पहचाना जाने वाला यूपी अब जीरो टॉलरेंस नीति के लिए जाना जा रहा है। योगी राज में अपराधियों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई हुई कि माफिया नेटवर्क और अपराधियों की जड़ें तक हिल गई। माफिया या तो जेल पहुंचे या फिर पुलिस की गोलियों के सामने ढेर हो गए। दरअसल उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपराध के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पिछले 9 वर्षों के पुलिस एनकाउंटर के आधिकारिक आंकड़े जारी किए हैं, जिसे सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत करने और माफिया राज की कमर तोड़ने वाला सबसे बड़ा अभियान बता रही है और इसी के साथ इसे बदलते उत्तर प्रदेश की नई पहचान के रूप में पेश किया जा रहा है। आखिर 9 साल के इस महाअभियान के आंकड़े क्या कहते हैं, आइए उस पर भी एक नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 साल के एनकाउंटर आंकड़े जारी किए हैं। राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक बयान के मुताबिक मार्च 2017 से अब तक राज्य में कुल 17,043 पुलिस मुठभेड़ हुई हैं। इन कार्रवाइयों में 289 कुख्यात अपराधी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए, जबकि मुठभेड़ों के दौरान 11,834 अपराधी घायल हुए। इसके अलावा संगठित अपराध और गंभीर मामलों के खिलाफ चलाए गए अभियान में 34,253 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। सरकार के मुताबिक हर दिन औसतन करीब 5 एनकाउंटर हुए। बता दें कि साल 2026 में भी शुरुआती 5 महीनों में 23 अपराधी मुठभेड़ में ढेर किए जा चुके हैं, क्योंकि सरकार ने इसे जीरो टॉलरेंस नीति का बड़ा परिणाम बताया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मेरठ जोन में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं। यहाँ कुल 4,803 पुलिस मुठभेड़ों में 97 अपराधियों की मौत हुई, 3,513 घायल हुए और 8,921 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। सरकार के अनुसार इन अभियानों के दौरान 477 पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। वहीं एनकाउंटर के मामलों में वाराणसी जोन दूसरे और आगरा जोन तीसरे स्थान पर रहा। यूपी में अपराध के खिलाफ चला ये अभियान सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस बदलती तस्वीर की कहानी है जहां कभी माफिया और गैंगस्टर कानून को चुनौती देते थे। आज वही अपराधी पुलिस और कानून के डर से सरेंडर करने पर मजबूर हैं। योगी सरकार इसे नए उत्तर प्रदेश की पहचान बता रही है, जहां कानून का राज सर्वोपरि है और संदेश साफ है, अपराध करेंगे तो अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने मतदान से ठीक 2 दिन पहले चुनावी मैदान से हटने का ऐलान कर दिया है। जहांगीर खान वही नेता हैं जो आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को अगर वो सिंघम हैं तो मैं पुष्पा हूं कहकर चुनौती देने के बाद चर्चा में आए थे। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट, जो पिछले 15 सालों में टीएमसी का मजबूत गढ़ मानी जाती थी, अब सत्ता परिवर्तन के बाद बड़े सियासी बदलाव का केंद्र बन गई है। ममता बनर्जी के सत्ता से बाहर होने और बीजेपी सरकार बनने का असर फलता सीट पर भी साफ दिखाई दे रहा है। 29 अप्रैल को फलता सीट पर हुए मतदान के दौरान धांधली के आरोप लगे थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने 21 मई को दोबारा वोटिंग कराने का फैसला किया। इसी बीच एक और मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में बड़ी रैली करते नजर आए और दूसरी ओर खुद को पुष्पा कहकर चर्चा में आए जहांगीर खान ने चुनावी मैदान से हटने का ऐलान कर दिया। जहांगीर खान ने साफ कहा है कि अब वो चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनेंगे। আমি ফলতার ভূমিপুত্র, আমি চাইবো ফলতা শান্তিতে থাকুক, সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক এবং ফলতায় আরও বেশি বেশি উন্নয়ন হোক। তাই সোনার ফলতা হোক, এটাই আমার স্বপ্ন ছিল। তাই আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ফলতা উন্নয়নের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে। সেই জন্য আমি আগামী 21শে মে যে রিপল আছে, সেই রিপলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে दूरे सरिए। जहांगीर खान अपने विवादित बयानों और फिल्मी अंदाज में दी गई चुनौतियों के कारण कैसे चर्चा में आए थे, ये भी जान लेते हैं। जहांगीर खान दक्षिण 24 परगना की फलता सीट से टीएमसी उम्मीदवार थे। उन पर चुनाव के दौरान वोटरों को डराने और धमकाने के आरोप लगे थे। इसी कड़ी में उन्होंने आईपीएस अजय पाल शर्मा के खिलाफ बयान दिया था और चुनाव पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को खुली चुनौती दी थी।
जिसमें जहांगीर खान ने कहा था कि अगर वो सिंघम है तो मैं भी पुष्पा हूँ। जहांगीर खान बोलते थे, खेल की शुरुआत उन्होंने की है, खत्म हम करेंगे। जहांगीर खान चुनाव प्रचार के दौरान अपने बयान को लेकर काफी चर्चा में आए थे। जिस नेता ने कुछ दिन पहले फिल्म पुष्पा का मशहूर डायलॉग बोलकर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरी थी, उसी नेता के अचानक पीछे हटने से अब विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। बहुत सारे लोग पुष्पा बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, लेकिन पुष्पा तो खुश हो गया इस बार। तो ये सारे जो पुष्पा है और उनके जो बॉस है ना, डायमंड में मैं जब जाता था तो हर जो लैम्प पोस्ट होता था उसके ऊपर फोटो के साथ लिखा होता था ये भी झुकेगा नहीं। तो अब सब झुक रहे हैं, तो एबी का एजेंट भी झुक गया, आगे एबी भी झुकेगा, चिंता। क्योंकि नामांकन वापस लेने की तारीख पहले ही बीत चुकी है, इसलिए ईवीएम पर जहांगीर खान का नाम और चुनाव चिन्ह बरकरार रहेगा, लेकिन वे व्यक्तिगत रूप से रेस से बाहर हो चुके हैं। पलता सीट पर पहले से ही चुनावी धांधली और ईवीएम विवाद को लेकर माहौल गर्म था। ऐसे में टीएमसी उम्मीदवार का नाम वापस लेना राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर रहा है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ने विकास की नई मिसाल कायम कर दी है। नीति आयोग की ताजा रैंकिंग में सोनभद्र देश के 112 आकांक्षी जिलों में नंबर 1 बनकर उभरा है। कभी पिछड़े जिलों में गिने जाने वाला सोनभद्र अब विकास मॉडल के तौर पर पहचान बना रहा है। तो आखिर कैसे सोनभद्र ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया, देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र, जिसे कभी देश का सबसे पिछड़ा जिला गिना जाता था, उसी जिले ने आज एक नई और प्रेरणादायक कहानी लिखते हुए पूरे देश में अपनी अलग पहचान स्थापित की है। दरअसल नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत जारी दिसंबर 2025 की प्रगति रिपोर्ट में सोनभद्र ने इतिहास रच दिया। सोनभद्र अब देश के सभी 112 आकांक्षी जिलों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल कर चुका है। मजबूत प्रशासनिक इच्छा शक्ति, सही मॉनिटरिंग और जन सहभागिता के दम पर सोनभद्र पूरे देश के लिए तरक्की का एक नया आदर्श मॉडल बनकर उभरा है। सोनभद्र में शानदार कामों ने जिले की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है। आखिर सोनभद्र ने ये ऐतिहासिक मुकाम कैसे हासिल किया और किन पैमानों पर बाजी मारी, आइए जान लेते हैं। नीति आयोग की दिसंबर 2025 की रिपोर्ट में सोनभद्र देश का नंबर 1 आकांक्षी जिला बना है। जिले का ओवरऑल स्कोर नवंबर के 97.36 से बढ़कर दिसंबर में 65.0066 तक पहुंच गया। सोनभद्र ने 7.646 का सर्वाधिक डेल्टा स्कोर हासिल किया, जो देश में सबसे अधिक है। कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में सोनभद्र ने कमाल किया है। कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में सोनभद्र ने देश भर में दूसरा स्थान पाया है। इस क्षेत्र में जिले का स्कोर 37.95 से सुधरकर 42.72 हो गया है। इसकी मुख्य वजह बड़े पैमाने पर जल संरक्षण अभियान और सिंचाई के साधनों का विस्तार है। वहीं स्वास्थ्य और पोषण के मामले में सराहनीय काम करते हुए जिले ने देश में 6ठी रैंक पाई है। सेहत की श्रेणी में सोनभद्र का स्कोर 68.27 से बढ़कर सीधे 86.45 तक पहुंच गया है। इसके साथ ही मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार और पोषण अभियानों की प्रभावी मॉनिटरिंग की गई। हालांकि शिक्षा, वित्तीय समावेशन और आधारभूत ढांचे में अभी और सुधार होना बाकी है। जनपद सोनभद्र की अभी रिसेंटली जो नीति आयोग ने अपनी डेल्टा रैंकिंग जारी करी है, उसमें जनपद सोनभद्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये रैंकिंग बेसिकली जो हर महीने होने वाले चेंज, जो उनके डेवलपमेंटल पैरामीटर्स हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, स्किल डेवलपमेंट हो, जो भी उनके 5 फोकस सेक्टर्स हैं, मेन एरियाज हैं, उसमें जो रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट हो, जो पैरामीटर्स में इम्प्रूवमेंट है, उसी के बेसिस पे रैंकिंग जारी करते हैं। नीति आयोग देश के पिछड़े जिलों में बुनियादी बदलाव लाने के लिए मुख्य रूप से 6 पैमानों पर निगरानी करता है। यूपी के 8 आकांक्षी जिलों में से सोनभद्र ने राष्ट्रीय पटल पर बाजी मारी है। वहीं प्रशासन ने इस सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ये सम्मान पूरे सोनभद्र का सम्मान है और ये सफलता जिले की जागरूक जनता, समर्पित अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के सामूहिक प्रयास का सुखद परिणाम है। देश भर में बढ़ते डॉग अटैक और रेबीज के मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट ने और क्या-क्या बड़े निर्देश दिए हैं, देखिए खास रिपोर्ट में।
सड़कों पर झुंड में घूमते आवारा कुत्ते, हर दिन बढ़ते डॉग अटैक, रेबीज का खौफ और सबसे ज्यादा खतरे में बच्चे और बुजुर्ग। दरअसल देश भर में लगातार बढ़ रहे डॉग अटैक, खतरनाक संक्रमण और आवारा कुत्तों से होने वाली मौतों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा और सख्त फैसला सुनाते हुए आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों में डॉग लवर्स, एनजीओ और एनिमल वेलफेयर संगठनों की सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई कुत्ता रेबीज से संक्रमित है या बेहद आक्रामक और खतरनाक है तो कानून के तहत उसे इंजेक्शन देकर मारा जा सकता है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने स्कूलों, अस्पतालों और रेलवे स्टेशन और दूसरी सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश को भी बरकरार रखा है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या बड़े निर्देश दिए हैं, आइए जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर नागरिक को बिना डर और सुरक्षित माहौल में जीने का अधिकार है। राज्य सरकारें पशु कल्याण बोर्ड के नियमों को और प्रभावी बनाकर उनका सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। कोर्ट ने निर्देश दिया कि हर जिले में कम से कम एक पूरी तरह कार्यरत एबीसी सेंटर यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाए। वहीं जिन इलाकों में आवारा कुत्तों की संख्या अधिक है वहां जरूरत के अनुसार अतिरिक्त एबीसी सेंटर बनाए जाए। कोर्ट के आदेशों और पशु कल्याण नियमों को पूरी तरह से लागू किया जाए। जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी इन नियमों को लागू करने पर निर्णय लिया जाए। एंटी रेबीज वैक्सीन और जरूरी दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने एनएचएआई को राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा। कोर्ट ने सुझाव दिया कि पुराने परिवहन वाहनों को इस्तेमाल कर आवारा पशुओं को हटाने की व्यवस्था की जा सकती है। एनएचएआई को इसके लिए प्रभावी मॉनिटरिंग और समन्वय तंत्र विकसित करने के निर्देश भी दिए गए। कोर्ट ने कहा कि रेबीज से संक्रमित या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों के मामलों में यूथेनेशिया, दया मृत्यु जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट के आदेशों को लागू करने वाले नगर निगम और सरकारी अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा देने की भी बात कही गई। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सामान्य परिस्थितियों में एफआईआर या कठोर कार्रवाई से बचने के निर्देश दिए गए। वहीं कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राजस्थान और तमिलनाडु में बढ़ते डॉग बाइट मामलों का भी जिक्र किया। सोसाइटी को बिना किसी फियर के लोग अपना काम कर सके तो उस चीज को इंश्योर करने की कोशिश की गई है और एक बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत ही एक राइट डायरेक्शन में दिया हुआ जजमेंट है जिसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देश भर में बढ़ते डॉग अटैक मामलों के बीच बेहद अहम माना जा रहा है। अदालत ने साफ कर दिया है कि पशु संरक्षण जरूरी है लेकिन इंसानों की जान और सुरक्षा उससे भी कहीं ज्यादा अहम है। अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद राज्यों और स्थानीय प्रशासन की कोशिशों से डॉग अटैक और रेबीज जैसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा। देश प्रदेश में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। $10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ! फर्जी ऑफर्स से सावधान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। देश विदेश में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के चर्चित चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में सीबीआई को बड़ी कामयाबी मिली है। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के मुख्य शूटर राजकुमार सिंह को यूपी के मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के बेहद चर्चित और हाई प्रोफाइल चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि बंगाल में चुनाव नतीजे आने के ठीक 2 दिन बाद ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक यानी पीए चंद्रनाथ रथ की कोलकाता के मध्य ग्राम में गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वहीं अब इस सनसनीखेज मामले के मुख्य आरोपी और शातिर शार्प शूटर राजकुमार सिंह उर्फ राज सिंह आखिरकार कानून के शिकंजे में आ गए हैं। जांच कर रही सीबीआई ने उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ मिलकर सोमवार को घेराबंदी कर आरोपी को मुजफ्फरनगर से धर दबोचा है। आखिर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने इस शातिर शूटर को कैसे घुटने टेकने पर मजबूर किया, आइए जान लेते हैं।
चंद्रनाथ रथ हत्याकांड के मुख्य शूटर राजकुमार सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के छपार टोल प्लाजा से की गई है। बता दें कि 6 मई की रात कोलकाता के मध्य ग्राम में चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या हुई थी। मामला गंभीर होने के कारण इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। खुफिया इनपुट के बाद सीबीआई ने रविवार को दिल्ली के स्वरूप नगर में भी रेड की थी, लेकिन वहां से भागकर आरोपी उत्तराखंड के हरिद्वार में जाकर छिप गया था। वहीं अब आरोपी राजकुमार हरिद्वार से दिल्ली भागने की फिराक में था। सीबीआई और यूपी पुलिस की टीम ने नेशनल हाईवे 58 के छपार टोल प्लाजा पर घेर कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी राजकुमार सिंह मूल रूप से यूपी के बलिया जिले के रसड़ा का रहने वाला है। आरोपी पहले भी मारपीट के मामले में जेल जा चुका है और उस पर SC/ST एक्ट का केस चल रहा था, जिसमें वो जमानत पर बाहर था। मुजफ्फरनगर कोर्ट से 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड लेकर सीबीआई आरोपी को कोलकाता ले गई है। सुबह 8 साढ़े 8 बजे सीबीआई की टीम छपार पुलिस जो जनपद मुजफ्फरनगर की है, उसके सहयोग से एक राजकुमार सिंह नाम का व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, जो लगभग 32 से 35 साल का है। निवासी मूलतः बलिया का है और फरीदाबाद में कहीं रह रहा था। और हरिद्वार जाने की सूचना के आधार पर सीबीआई की टीम, जो डीएसपी आए थे राजेश कुमार, उनकी टीम थी और छपार पुलिस के सहयोग से उनको इंटरसेप्ट करके छपार टोल प्लाजा के पास गिरफ्तार किया गया है और उनको ट्रांजिट रिमांड बना करके फिर आवश्यक जो कार्रवाई होती है वो उनकी टीम द्वारा की जा रही है, सीबीआई टीम द्वारा। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या ने पूरे बंगाल को हिलाकर रख दिया। अहम बात यह है कि सीबीआई को अभी तक इस हत्याकांड का मोटिव समझ नहीं आ रहा है। वहीं इस हत्याकांड के मामले में अब तक कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी राजकुमार सिंह को मंगलवार यानी 19 मई को कोलकाता कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस मामले में पहले गिरफ्तार हुए 3 आरोपी 23 मई तक सीबीआई की कस्टडी में हैं। अब कस्टडी में लिए गए मुख्य शूटरों के पूछताछ के बाद इस बात का राजफाश होने की उम्मीद है। देश प्रदेश में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। देश प्रदेश में आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर। और परीक्षा खत्म होते ही जारी होगी प्रोविजनल आंसर की। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और छात्र अनुकूल बनाने के लिए ये बड़ा फैसला लिया है। देखिए रिपोर्ट। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। आयोग ने परीक्षा प्रक्रिया को पहले से ज्यादा पारदर्शी, तेज और छात्र अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए नया नियम लागू किया है। नए नियम के मुताबिक अब यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद ही आधिकारिक प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी। इतना ही नहीं, उम्मीदवारों को उत्तरों पर आपत्ति दर्ज करने का भी मौका मिलेगा। लंबे समय से छात्र जिस बदलाव की मांग कर रहे थे, आखिरकार उस पर मुहर लग गई है। नई दिल्ली में सोमवार को यूपीएससी ने इस बदलाव का आधिकारिक ऐलान किया। आखिर क्या है आयोग का नया फैसला और इससे छात्रों को क्या फायदा होगा, आइए जानते हैं। यूपीएससी सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा 2026 का आयोजन 24 मई 2026 को किया जाएगा। 24 मई को होने वाली प्रीलिम्स एग्जाम के ठीक बाद कैंडिडेट्स को प्रोविजनल आंसर की मिल जाएगी। अगर किसी उत्तर पर आपत्ति है तो उम्मीदवार ऑनलाइन चुनौती दर्ज कर सकेंगे। कैंडिडेट्स 31 मई की शाम 6 बजे तक ऑनलाइन माध्यम से अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए उम्मीदवारों को एक तय समय सीमा दी गई है ताकि सारी प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। छात्रों को परीक्षा के बाद अपनी आपत्तियों को जुटाने और उन्हें दर्ज कराने के लिए लगभग 1 हफ्ते का समय रहेगा। आपत्ति दर्ज कराने के लिए कैंडिडेट्स को यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाना होगा। यहाँ एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है जिसके जरिए छात्र अपनी शिकायतें जमा कर सकते हैं। छात्रों को अपने दावे के समर्थन में सही उत्तर का एक छोटा सा विवरण देना होगा। इसके साथ ही उन्हें 3 प्रामाणिक स्रोतों यानी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट का पूरा प्रूफ भी अपलोड करना होगा। देश प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।